आफ्टरनून एवरीवन। चलो, डी एंड एफ ब्लॉक में सारी चीजें अपन ने समझ ली थी, उसका बस थ्योरी में मैंने लिख दिया है कि क्यों है क्या है सारी चीजें। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेन डिफरेंस क्या था, 3 पॉइंट्स पढ़े थे, डी एंड एफ ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल। तो डी एंड एफ किसको बोलते हैं, सारे डी को डी एंड एफ बोलते हैं, मतलब डी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, डी में सिर्फ स्टार्टिंग के 9 को ही ट्रांजिशन बोलते हैं, आखिरी जो 10वां ग्रुप है उसको स्यूडो ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, स्यूडो ट्रांजिशन बोलने का रीजन क्यों है, क्योंकि उसके डी के फुलफिल्ड होते हैं। आया समझ में सभी को? ठीक है, और 1 से 9 वाले ट्रांजिशन है। ठीक है, ट्रांजिशन क्यों, क्योंकि एस और पी के बीच में आ रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, या फिर बोलो कि 4s में भरने के बाद इधर आता है, फिर ये कंप्लीट होने के बाद वापस 4th रिंग में चले जाएगा, तो रिंग ट्रांजिट हो रही है ना। ठीक है, अब यहाँ पे पता है एक चीज याद रखना कि रिंग हमेशा, मान लो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊपर नीचे ऐसे एनर्जी लेके लिबरेट करके ही आता जाता है। ठीक है, बट 4s और 3d की एनर्जी सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम, नंबर में तो सेम ही होती है बेटा, है ना। ठीक है, इसीलिए 4s से 3d में इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी जंप कर जाता है, वरना नॉर्मली ऐसे नहीं करता कि इधर से इधर जंप इतनी आसानी से नहीं करेगा। सेम होती है ऑलमोस्ट, बहुत नेग्लिजिबल अलग है। लिख देता हूँ ना मैं ऐसा। हाँ तो मैंने बोला ना ऑलमोस्ट सेम होती है। हाँ तो एक का डिफरेंस इसीलिए जंप कर जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, ऐसा ऑलमोस्ट सेम। यहाँ भी करेगा ना, बोल रहा हूँ इसलिए एनर्जी सेम है। चलो इधर सारे हैं। ठीक है, पहला डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। इफ एलिमेंट हैव एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, या तो डी का कोई भी एक अनपेयर्ड, देखो डी अगर फुल हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, डी ब्लॉक में डाल देंगे। ठीक है, तो डी का या तो एक हाथ कोई भी अनपेयर्ड होना चाहिए नॉर्मल स्टेट में, या फिर उसकी कोई भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन मान लो कोई +1 बना रहा है, कोई +2, कोई +3, कोई +5, कोई +7 में स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो उसके या तो स्टैंडर्ड जब ऑक्सीडेशन आ जाए तब डी में खाली होने चाहिए, या फिर नॉर्मली डी में खाली होने चाहिए, तब मैं उसको क्या बोलूँगा, ट्रांजिशन है मेटल। ठीक है, इफ एलिमेंट्स हैव एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहीं में, डी में, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, या तो ग्राउंड स्टेट में डी में खाली दिखना चाहिए मुझे, या फिर जब मैंने उससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं +1, +2, +3 जैसे भी, जो भी उसकी स्टैंडर्ड है। हाँ, एक्साइटेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन रिमूव ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे Zn को Zn+2 लिखा, आयरन को Iron+2 +3 लिखते हैं, तो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, उसके बाद देखना है कि डी में अनपेयर्ड है कि नहीं है। अगर डी में अनपेयर्ड बच रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसकी हेडिंग क्या आएगी, ठीक है, लिख लो, फालतू का था वैसे भी। चलो, कॉपर है और जिंक है, जिंक में जिंक +2 बनता है। ठीक है, या तो देखो नॉर्मल कैसा है, वो जिंक है, उसकी स्टैंडर्ड क्या है, जिंक +2 है ना। जिंक +5 देखा कभी, जिंक +3 नहीं, जिंक +2 तक ही होता है, या तो +1 या +2, +1 भी नहीं, +2 उसकी स्टेबल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों, क्योंकि जिंक कहाँ आता है, लास्ट आता है डी में। सब ये चीजें पता है ना सबको दिमाग में। ठीक है, जिंक लास्ट आता है, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, तो उसमें 4s2 भी पूरा भरा है, 3d10 भी पूरा भरा है, तो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Zn+2 बन गया। तो Zn+2 में भी डी फुल है और Zn में भी डी फुल है, तो इसके ना तो स्टैंडर्ड में डी में अनपेयर्ड आ रहा है, ना नॉर्मल में डी में अनपेयर्ड आ रहा है, तो उसको क्या बोलूँगा, डी ब्लॉक। ठीक है, लेकिन कॉपर देखो, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, कॉपर के नॉर्मल जब लिखूंगा ना, तो नॉर्मल वाले में तो डी क्या है, फुल है, क्योंकि एस का एक खाली है। ठीक है, लेकिन कॉपर का जब कॉपर +2 लिखूंगा तो कॉपर +1 या +2, तो +1 में तो चलो डी फुल है, लेकिन +2 में एक अनपेयर्ड आ जाएगा ना डी में। ये समझ में आ रहा है ना सभी को? एक बार खुद से करके देखना है चीजें, अब इतनी छोटी छोटी बार बार लिखूंगा तो फिर खत्म ही नहीं होगा, कभी पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। +2 करूंगा तो एक एस का जो है वो निकल जाएगा, एक डी से निकल जाएगा, तो अनपेयर्ड आ रहा है ना इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, भले ही कॉपर प्लस में नहीं आ रहा है, कॉपर +2 में तो आ रहा है, और +2 ही मतलब इसकी स्टेबल भी होती है और स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनमें तो दोनों में नहीं आ रहा ना,
नॉट अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, हो गई नहीं ना, +3 बनते ही नहीं है। उसने बोला ना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या तो मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, बीच में इंटरमीडिएट है। तो मिनिमम वो होती है जिसमें S से निकलते हैं, मैक्सिमम वो होती है जिसमें D से निकलते हैं, और इंटरमीडिएट F और D के बीच के दोनों के सारे निकाल दोगे तो इंटरमीडिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जिंक का D तो फुलफिल्ड है ना, क्यों ही वो D से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको पूरा अनस्टेबल करेगा। तो मैक्सिमम वो 2 ही निकालता है जो उसके S में रखें, बाकी नहीं निकालेगा। तो Zn+2 ही उसकी स्टैंडर्ड है, उससे ऊपर नहीं जाता वो कभी। जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स में टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसमें कहाँ पे कॉपर +2 में कॉपर +2 बनता है ना बेटा, अपन ने देखा है। हाँ नहीं बेटा, कॉपर +2 बनता है। ठीक है, वो एक जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें कॉपर को स्टार करके लिखेंगे कि इसमें D से निकलता है, बाकी कहीं नहीं निकलता है ऐसे, अगर स्टेबल हो गया तो। क्लियर है, उसमें अपन सारे एलिमेंट्स स्कैंडियम से लेके जिंक तक सबकी कितनी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो सारी लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे D से रिमूव होता है, तो कॉपर +2 अपन ने देखा हुआ है, जिंक +2 देखा हुआ है, तो ये किस में आता है, D ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि इसके D के अनपेयर्ड नहीं बचे। ठीक है, ये काय में आता है, D के एक भी अनपेयर्ड बच गया, नॉर्मल में, स्टैंडर्ड में, तो ट्रांजिशन। क्लियर है, तो कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, कॉपर तक। ठीक है, स्कैंडियम से लेके कॉपर तक सारे क्या है, ट्रांजिशन। ये एक एग्जांपल लिखा है मैंने। और जिंक लास्ट वाली जिंक कैडमियम मरकरी 112, ये सारे कैसे D ब्लॉक एलिमेंट या स्यूडो ट्रांजिशन। D ब्लॉक तो वैसे सारे ही हैं, बट ये ठीक है, इसको या तो क्या बोलूँ हमें, स्यूडो ट्रांजिशन, स्यूडो ट्रांजिशन। क्लियर है ये सब? ठीक है, अगला पॉइंट, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 D सबशेल इज नोन एज D ब्लॉक। जहां भी लास्ट इलेक्ट्रॉन D में आए, देखो यार FPDF की डेफिनेशन स्टार्टिंग में ऐसे ही दी थी, लास्ट इलेक्ट्रॉन F में आएगा तो F ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन P में आएगा तो P ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन D में आएगा तो D ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन F में आएगा तो F ब्लॉक एलिमेंट। तो भाई बोल रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर n-1 D में आए तो D ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, डाल देना इसकी हेडिंग D ब्लॉक एलिमेंट। ये एग्जाम्पल ऊपर वाले के थे, है ना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, और D ब्लॉक मतलब सारे होगा ना, जिंक स्कैंडियम से लेके यहाँ तक सारे, D में तो सभी आते हैं। ठीक है, क्या हो गया, जिंक में लास्ट इलेक्ट्रॉन D में आएगा, क्यों नहीं आएगा? ओहो, जिंक जब बनेगा तब नहीं आएगा क्या? अरे यार बेटा, ये है जिंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब तो है ना, जिंक में लास्ट इशू में तो आया, लास्ट यहाँ थोड़ी रखा मैंने, तो कोई भी हो D में ही आते हैं लास्ट। क्लियर है सभी को? ये आया समझ में? ये सब बहुत बेसिक यार है ना, मेरे को भी पढ़ाने में बोर्ड लग रहा है, तुम लोगों को भी लग रहा होगा पढ़ने में शायद, कि नहीं लग रहा? लग रहा है? नहीं बेटा, बस मेरे को पता है। ठीक है, ये क्योंकि बार बार पढ़ा चुका हूँ यार, D ब्लॉक ट्रांजिशन, स्यूडो ट्रांजिशन, इतनी बार हो गया है कि अब तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, D ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑफन कॉल्ड एज ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि इधर से इधर F और P के बीच में आते हैं। या फिर वो रिंग वाला एग्जांपल ले लो कि पहले 4s भरता है, फिर अंदर वाले रिंग का D भरता है, फिर 4p भरता है। तो जो ट्रांजिट हो रहा है एक रिंग से दूसरी रिंग में बार बार, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो D ब्लॉक एलिमेंट आर ऑफन कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज देयर पोजीशन इज बिटवीन S एंड P। तो ये एनसीईआरटी में दिया है। ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो S और P के बीच में आते हैं। क्लियर है? या फिर ऐसा बोलो, बहुत ढंग से समझना हो तो S और P के इलेक्ट्रॉन भरने के बीच में पहले D के भराएंगे अंदर वाली रिंग के, फिर P के भरते हैं। समझ में आती ना ये चीज? ये ऐसे होता है, तो मान लो 4s है, 4p है और 3d तो अंदर होता है ना, तो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, तो ये ट्रांजिशन इसीलिए भी बोल सकते हो। क्लियर है? इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मतलब 1 से 9 तक, ठीक है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d सबशेल एंड nf सबशेल, n-1d और ns के बीच के एनर्जी का गैप बहुत ही कम होता है, या ऑलमोस्ट बराबर बोलते हो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इज वेरी लो, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन इजीली ट्रांजिट बिटवीन 2 सबशेल, इसलिए इलेक्ट्रॉन nf और n-1d में आराम से शिफ्ट हो जाता है। कॉपर और जिंक, तो कॉपर वाला जो है, कॉपर में बोलता है ना वो एक इलेक्ट्रॉन अपना f का उठा के d में रख देता है, तो ऐसे ही तो नहीं रख पा रहा होगा, एनर्जी सेम हो रही होगी तभी रखते हैं। एनर्जी बहुत हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन वहां रहेगा ही नहीं,
क्लियर है? तो एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि ट्रांजिट हो जाता है MnF1d और NF के बीच में आराम से, मतलब ये दो रिंग में आराम से शिफ्ट हो जाती है। इसके और इसके S के बीच में नहीं होगा, है ना, इसका S और इसका D, ये याद रखना है, ठीक है। तो NF और Nmanf1d, ये N और Nmanf1 फॉर्म में आता है ना, ठीक है। N मतलब आउटर मोस्ट रिंग, उसके अंदर वाली रिंग होगी तो Nmanf1, उसके एक और अंदर वाली होगी तो Nmanf2, क्लियर, ठीक है। और इनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है, वेरी लो है, ऑलमोस्ट बराबर, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन इजीली ट्रांजिट बिटवीन टू सबशेल, सो वी गेट एन इरेगुलर ट्रेंस इन डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट में अपन ये पढ़ते हैं ना कि पहला इलेक्ट्रॉन डी में आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा, लेकिन चौथे और पांचवे में, चौथे वाले में भी डी में 5 रहते हैं, पांचवे वाले में भी 5 रहते हैं, फिर छठा, सातवां, आठवां, नवा, 9वें में डी में 10 और 10वें में भी 10। तो एक फिक्स ट्रेंड नहीं मिल रहा ना अपने को कि हाँ एग्जैक्ट ऐसा मिल रहा हो कंटिन्यू में, बीच में शिफ्टिंग हो रही है। फिर अगली लाइन में देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा ही शिफ्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग के 2 सेम थे, फिर सब में शिफ्ट है आखिरी तक, क्लियर। फिर उसके लास्ट वाली रिंग में देखेंगे तो स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक, लास्ट 3 तक चीज़ें सही चल रही थी, लास्ट के 3 में सब में फिर शिफ्ट हो गई चीज़ें, याद है ना, ठीक है। तो वो, और हाँ अपन ने जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि 3D क्या 4D वाली जो सीरीज थी ना बेटा, 4D में सेंटर में कौन आता है, टेक्नीशियम, ठीक है। तो टेक्नीशियम क्या आता है, 5s, यही था ना, 5s2 4D5, ये होना चाहिए, ठीक है, जो कि सेंटर में आता है, ठीक है। लेकिन इसका अपन ने लिखा था 5s1 4D6 और बोला था कि क्यों हो रहा है पता नहीं, हो रहा है बस ऐसा, ठीक है। ये क्योंकि सेंटर में आता है तो इसका हाफ फिल्ड तो ये वाला स्टेबल होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में जो टेबल बना रखी है ना, उसमें उन्होंने, मतलब पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है अपना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाला, हाँ, उसमें ये वाला दिया है 5s2 4D10 वहां पे, लेकिन जब, हाँ 4D5, और जब वही सेम एनसीईआरटी में तुम डी और एफ को देखोगे, डी और एफ चैप्टर खोल के, वहां पे उन्होंने ये वाला दिया है डी एंड एफ ब्लॉक वाले में, तो डी एंड एफ वाले को प्रायोरिटी मानेंगे क्योंकि वो ज्यादा स्पेसिफाइड है ना, ऐसा, ठीक है। हाँ जो भी है, ठीक है। तो ये अलग से लिख लेना बेटा, है ना। अपने को ये लग रहा था ना कि 4D का जो टेक्नीशियम में सेंटर में आ रहा है उसका ये होना चाहिए 5s2 4D10, पीरियोडिक टेबल में भी उन्होंने यही पढ़ाया है, एनसीईआरटी में बेटा आवाज नहीं, एनसीईआरटी में भी यही दिया है, लेकिन जब डी और एफ ब्लॉक एनसीईआरटी से खोलोगे चैप्टर तो उसमें उसने ये वाला दिया है, क्लियर है। तो उस दिन अपन ने डायरेक्टली ये लिख लिया था, बट अभी कहीं कंफ्यूजन होगा तुमको तो अब क्लियर कर लेना है कि दोनों अलग अलग, हाँ मतलब ज्यादा प्रायोरिटी तुम फिर लास्ट इस वाले को रखोगे, ये नीचे वाले को, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफाइड है ना वो, जिस चैप्टर में जो दिया उसको तो गलत नहीं बोलोगे, पीरियोडिक टेबल तो कॉमन में आ गया तो वहां फिर भी हो सकता है मिस्टेक कर सकता है, यहाँ नहीं कही होगी, क्लियर है। तो ये वाला ही याद रखोगे जो उस दिन अपन ने लिखा था, सही लिखा था। चलो अब इधर सारे कहां से स्टार्ट होता है, अच्छा कौन से एलिमेंट के बाद डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, कैल्शियम, कैल्शियम 20 होता है, 21 स्कैंडियम होता है, ठीक है। तो स्कैंडियम से जिंक होता है 3D सीरीज, लेकिन कौन से पीरियड, 4th पीरियड, तो n क्या है 4, n-1 होगा 3D सीरीज, 4th पीरियड में 3D सीरीज स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये याद रखना है, ठीक है, स्कैंडियम से जिंक तक। अगला 5th पीरियड को 4D सीरीज बोलेंगे, और ये सेकंड ट्रांजिशन है ना, डी ब्लॉक का ट्रांजिशन बोलते तो डी ब्लॉक की पहली लाइन दूसरी लाइन, तो सेकंड ट्रांजिशन यट्रियम से कैडमियम तक, ठीक है। फिर छठे पीरियड में 5D सीरीज आती है, वो 3rd D की लाइन है, तो 3rd ट्रांजिशन लैंथेनम से मरकरी तक, ठीक है। और फिर 7th पीरियड जो लास्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, उसमें 6D आता है और वो चौथी D की लाइन है, तो 4th ट्रांजिशन सीरीज एक्टिनियम से 112, ठीक है। 112 का नाम क्या था, नहीं CN, मेरे को भी कॉपर याद आता है लेकिन ये CN, हाँ CU को CN कर देना, मतलब कॉपर याद आता है मेरे को, तो N को उल्टा करना, हाँ कूपर, तो कूपर भी कहाँ आ रहा है, ये CN, ठीक है। चलो ये समझ में आया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए इसमें। इधर जिंक कैडमियम मरकरी ग्रुप 12 के है ना, सारे के सारे ग्रुप 12 के हैं। ग्रुप 12 मतलब कौन सा, नाम में देखूंगा तो
अरे कौन सा बी? सेकंड बी, ठीक है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी सेकंड बी में आते हैं, नॉट ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन में नहीं आते, ये काई में आते हैं? आर स्यूडो ट्रांजिशन, आर स्यूडो ट्रांजिशन, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, क्लियर है। लेकिन डी ब्लॉक के तो सारे ही हैं, ऑल ट्रांजिशन, हाँ ये देखो, क्या सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन होंगे? लेकिन सारे ट्रांजिशन जरूर डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। तो ऑल द ट्रांजिशन मेटल आर डी ब्लॉक, क्योंकि 1 से 9 तक डी में ही आ रहे हैं, ठीक है। बट ऑल डी ब्लॉक आर नॉट ट्रांजिशन, डी का लास्ट वाला ट्रांजिशन नहीं है ना, वो स्यूडो ट्रांजिशन है। तो इसलिए ये वाली लाइन याद रखना कि ऑल द ट्रांजिशन मेटल आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल द डी ब्लॉक आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, क्लियर, ठीक है। अब देखो ग्रुप 13 से ग्रुप 12 सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, याद होना चाहिए। ग्रुप 12 ट्रांजिशन में नहीं आता लेकिन, और ग्रुप 3 से लेके 11 तक ट्रांजिशन है, और ग्रुप 12 को नॉट ट्रांजिशन या फिर क्या बोलते हैं? स्यूडो ट्रांजिशन। क्या बात है, ठीक है। अब एक जनरल चीज है कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है, डी ब्लॉक वाले का। अब उसमें देखो, अगर वो डी ब्लॉक दे रहा है तो पूरे डी का लिख देना, ट्रांजिशन दे रहा है तो सिर्फ 9 तक का ही लिखोगे। रुको यार, नहीं सही बोला बट गड़बड़ है, समझ गया मैं, 10 तक लिखोगे। देखो क्या हो गया, डी ब्लॉक हो गया, ट्रांजिशन हो गया, और क्या था? बस यही है ना दो। चलो इधर देखो, n-1 डी कहां तक होगा? 1 से 10, और ns 2, ये होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन 1 से 9 होते हैं, लेकिन 9th क्या आता है? कॉपर आता है ना, तो कॉपर में डी के 10 होते हैं, तो 10 लिखेंगे अपन, है ना। उसको 9 तक नहीं लिख सकता ना कि सिर्फ 9 ही, क्योंकि आ तो रहे हैं। तो ट्रांजिशन पूछेगा तो भी क्या आएगा? n-1 डी 1 से 10, ns 0 से 2 आएगा ना, क्यों? पैलेडियम भी तो आएगा। अब अगर पैलेडियम को एक्सेप्शन करके लिख रहे हो तो फिर 1 से 2 लिखो, लेकिन वो भी एलिमेंट तो उस डब्बे में आ रहा है ना डी ब्लॉक में, तो उसका कुछ ना कुछ तो होगा। जनरल बोला है तो सबके लिए, क्लियर है, कोई बात नहीं। ये समझ गए ना? हाँ ऐसा पीरियोडिक टेबल में ना, कल भी लिखवाया था सही में, कोई बात नहीं। तो डी को 10 कर लेना, क्योंकि देखो कॉपर वाली जो चीज है उसमें 10 होते हैं ना। अगर मान लो मैं लिख भी दूंगा तो वो चीज गलत जाएगी। स्यूडो ट्रांजिशन में तो फिर फिक्स हो गया ना। स्यूडो ट्रांजिशन का समझ गए? स्यूडो ट्रांजिशन में तो डी में 10 फिक्स है ना, ठीक है। तो इसका n-1 डी 10, और ns क्या होगा? 1 से 2, नहीं सिर्फ 2 होगा ना। स्यूडो ट्रांजिशन तो सिर्फ लास्ट वाला है ना। तो स्यूडो ट्रांजिशन का तो सभी का फिक्स ही है, 10 और 2, क्लियर, ठीक है। लेकिन यही जब स्यूडो नोबल गैस वाले आ जाएगी तो फिर इसको चेंज करोगे तुम, 1 से 2 करोगे, क्योंकि 1 भी होते हैं 2 भी होते हैं। स्यूडो नोबल याद आया? तो स्यूडो नोबल गैस में सिर्फ n-1 डी ही होता है, वो भी 10 पूरे होंगे, और ns के 0, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी में +2 आता है, तब बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन। +2 मतलब s के 0 हो गए, और कॉपर सिल्वर गोल्ड इनमें +1 आता है, तो उनके s से भी निकाल दिए, तभी तो वो स्यूडो नोबल बने। तो स्यूडो नोबल में 0 ही रहेगा। हाँ अगर लिखा है तो चेंज कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अच्छा, और एक और डी ब्लॉक के लिए अगर मैं ये भी लिख रहा हूं ना तो भी सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये फाइनल है एनडी 1 से 10, n+1s 0 से 2। बेटा ये भी सही है डी के लिए, क्योंकि देखो अपने को ये पता है कि एफ डी से तो एक ज्यादा ही होता है, ठीक है। अगर डी को मैं n बोलूंगा तो एफ को उससे ज्यादा ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि एस मान लो 5 है तो डी उससे कम ही जाएगा। तो मान लो यहाँ पे डी मैंने बोला 3d है, तो ये 3 + 1 4s होगा, सही बात है। तो ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, उधर माइनस करके लिखूं n या उधर प्लस करके लिखूं, एक ही बात है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर सभी? नहीं आया? पोलराइजेशन में एक टॉपिक है फ्यूडो नोबल गैस वाला, जिसकी फ्यूडो नोबल गैस वाला जितना ज्यादा वो उतने ही ज्यादा पोलराइज, उतने ही ज्यादा कोवेलेंट। फ्यूडो नोबल के एग्जांपल लिख देता हूं तो शायद समझ में आ जाए, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी +2 वाले, लेकिन है ना, कॉपर प्लस, सिल्वर प्लस और गोल्ड प्लस, बस यही है जो फ्यूडो नोबल में आते हैं, बस, ठीक है। क्योंकि इनके ऊपर वाली लाइन तो पूरी भरी होगी, कौन सी 3 की, तो इनके 3s पूरे भरे, 3s2 3p पूरे भरे हैं, और 3d भी पूरा भरा है ना, क्योंकि 4s तो 0 हो गया, 4s 0 हो गया तो 3d, तो ऐसा दिख रहा है कि पूरी थर्ड की रिंग भरी है, तो वो स्यूडो नोबल इसीलिए बोलते हैं इनको। इसलिए इसका जो जनरल आता है वो ये आता है NF2 NP6 ND10, ये आता है जनरल में। और ये पर अगर अपन ये NF2 NP6 ND10 वाला लिखते हैं, इसके लिए, हाँ, यहाँ पे तो N0 हो जा रहा है, N की वैल्यू S0 हो जा रहा है। अरे वो सब बाद वाले में हो रहा है ना, पहले वाले वो देवी, अगर अपन बाद वाला 4 लेके चलेंगे ये अलग है, और इसके बाद जो लिख रहे हैं ना वो अलग है। नहीं आया? हाँ या ना करो। देख, ये ऊपर वाली रिंग का है, या फिर एक एग्जांपल ले लेता हूँ यार मैं, जिंक +2 का, ठीक है। जिंक +2 में 3s2 भरा है पूरा, 3p6 पूरा भरा है, फिर 4s2 आएगा, फिर 4d10 आएगा, 3d10। ये समझ में आया इतना? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जिंक +2 है, मतलब 4s के 2 निकले हैं ना, तो 4s के 2 रिमूव कर दिए मैंने, तो बचा क्या है 3s2 3p6 3d10। तो ऐसा दिख रहा है कि फिर अपन n की वैल्यू 3 मानेंगे कि 4 मानेंगे? यहाँ पे 3 n की वैल्यू 3 पूरा वो गलत हो गया ना, 3, मतलब वो तुमको ऐसे n रख के नहीं देगा। फिर वो NS0 वाला तो गलत हो गया, वहाँ पे अपन ने 4 रखी n की वैल्यू। अच्छा समझ गया मैं, ठीक है ठीक है। देखो इसको जो करोगे तुम, एग्जाम्पल देगा तो तुमको आएगा, ऐसे इन जनरल अगर दे देगा तो फिर तुम जो बोल रहे हो फिर हाँ सही है, ठीक है, बट एग्जाम्पल दे के ही आएगा कि Ag+ क्या है, ऐसा। क्लियर है सारे लास्ट तक? याद आए? आ जाना चाहिए। और एक ये वाली चीज क्लियर है? तो ये कुछ 3-4 पॉइंट और बचे थे अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पोर्शन से, वो खत्म करते हैं फिर खत्म हो जाएगा। चलो, अपन ने जनरल पढ़ा है n-1d 110 NF12। अगर NF का 1 से 2 लग रहा है तो फिर पैलेडियम एक्सेप्शन में जाएगा। अगर 0 से 2 लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसमें S में 0 होते हैं, पैलेडियम। बस हाँ नहीं, वो याद होना चाहिए, बाद में भूल जाओगे इसीलिए, ठीक है। तो अगर वहां 1 लिख रहा है तो पैलेडियम एक्सेप्शन है, 0 लिख रहा है तो पैलेडियम इंक्लूडेड है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो अगला, ये चीज तुम लोगों को पढ़ाई थी कि कभी भी आउटर मोस्ट रिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो भी इलेक्ट्रॉन लास्ट आया होगा वो निकलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन का लिखा है, कैल्शियम हो गया तो कार्बन में मान लो अगर मेरे को कभी इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, पी के निकालूंगा, जो भी लास्ट आता है वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज डी ब्लॉक में जब आती है तो आउटर मोस्ट रिंग इसकी 4s है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 3d में आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये नहीं होता कि जो लास्ट आया वो पहले निकलेगा। वो चीज s और p ब्लॉक के लिए सही है कि जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन आया वही पहले निकलेगा, लेकिन डी ब्लॉक की बात आ जाती है तो आउटर मोस्ट रिंग का जो इलेक्ट्रॉन है 4s के, वो पहले निकलते हैं, 3d के बाद में निकलते हैं। क्लियर है?
तो वही लिखिए, ये बेसिक वाले में मैंने हिंदी में लिखवा दी थी सारी लाइन्स, ठीक है। व्हेन द एटम ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 से 30, वही 21 से 30 मतलब 3D सीरीज, ठीक है। चेंजेस इनटू कैटायन, जब भी ये कैटायन में कन्वर्ट होंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहीं से रिमूव होता है, 4s से, क्योंकि आउटर मोस्ट स्ट्रिंग वही है, ठीक है। द 4s इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फर्स्ट बिफोर 3D इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो, भले ही सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आया, ऑल्दो 4s सबसेल वो फील्ड अर्लियर, मतलब एक ही बात है, 4s पहले भरा है और 3D में लास्ट इलेक्ट्रॉन आया, फिर भी 4s का इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहा है। या है फोन में कंफ्यूजन तो नहीं इसमें किसी को, पक्का। लेकिन ये चीज़ जब s और p की बात करता हूँ तो जो भी आउटर मोस्ट रिंग है उसी में s और p दोनों रहते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भी p में आ रहा है और निकल भी p से ही रहा है, वही सेम इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, लास्ट इलेक्ट्रॉन d में आ रहा है लेकिन निकल रहा है s से, ये याद रखना है, ठीक है पॉइंट, ठीक है। अगला इधर देखो, अब्बाउ का रूल क्या बोलता है, n+l एनर्जी का रूल। जिस डब्बे की एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उन डब्बों में बढ़ते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज एक जगह गलत हो रही है, कहाँ, अपना देखो कौन सा छठा पीरियड होता है, 6th पीरियड। 6th पीरियड में 6s होगा सबसे पहले, फिर 5d आता है, 5d में 1 बढ़ता है, 6s के 2 बढ़ते हैं, फिर 5d में 1 बढ़ता है, फिर 4f के 14 बढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके बचे हुए 9। तो वो देखो मैंने ऐसे भले ही लिख दिया है, लेकिन तुमको ये चीज पता है कि ऐसे लिखी नहीं जाएगी, 1 इधर है 9 इधर है, तो उधर ही 10 लिखते हैं, और उसके बाद क्या आएगा 6p 6, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखूंगा, एग्जैक्ट ये होता है अगर लिखने का होता, क्लियर है। क्योंकि ये जो 2 अलग अलग मैंने लिखे हैं वो तो मैंने ऑर्डर बताया है कि भरते कैसे हैं, पहले 1 इसमें आता है, फिर 14 ये, फिर ये 9 है, इसीलिए लिखा है ऐसा। लेकिन बोलूंगा लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ना कि 14 है, उसके बाद d के 10 एक साथ लिखते हैं, क्लियर है। अब इसमें तुम एनर्जी अपन निकाल के देख लेते हैं इसकी, ठीक है। 6s की एनर्जी कितनी होती है बेटा, 6 + 0, n+l रूल से निकाल रहा हूँ, n+l रूल, ठीक है। n+l अब्बाउ का रूल था, बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। n क्या होता है भाई, अपना रिंग नंबर या शेल नंबर। l क्या होता है, l की वैल्यू बता रखी है fpdf के लिए, ठीक है। 6 + 0 कितना होगा 6, इसके लिए क्या होगा 4 + 3 7, इसके लिए कितना होगा 5 + 2 6, इसके लिए 6 + 7, ठीक है, हाँ 1 7, क्लियर है। तो इनके एनर्जीज कहीं ना कहीं, अब देखो जब भी बोला था एनर्जी सेम आ जाती है, तो फिर किसकी एनर्जी लोअर मानते हो, जिसका n का नंबर कम है। तो n का नंबर तो बेटा 4f और 5d में 4 का कम है ना, तो होना क्या चाहिए था, इसका लोअर n है, हाँ इसका हायर n है, ये समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो काई में आना चाहिए था 4f में, लेकिन पहले 5d में 1 आ रहा है ना, तो एनर्जी का रूल वायलेट नहीं हुआ क्या, एनर्जी ज्यादा किसकी है, लोअर n है, इसकी ज्यादा है 5d की, तो 5d की एनर्जी ज्यादा है, फिर भी उसमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद कम एनर्जी वाले डब्बे में गए सारे, तो यहाँ पे एक बार अबव वायलेट हुआ, फिर 5f के 14 बढ़ने के बाद इसमें आने, वो बात सही है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो उसके बाद ही आएंगे, लेकिन ये एक पहले जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन ये गलत है ना अबव के हिसाब से, तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पे अबव गलत हो रहा है, क्लियर है। तो वही पॉइंट लिखा है, इन लेंथेनम z मतलब 57 सिर्फ एक के लिए, लेंथेनम के लिए, उसके बाद के सब में तो f पहले बढ़ चुका है, ठीक है। तो इन लेंथेनम z = 57, 1 इलेक्ट्रॉन इज अकोमोडेटेड ऑन 5d, 1 इलेक्ट्रॉन पहले 5d में आएगा ऑर्बिटल बिफोर फिलिंग ऑफ 4f के पहले, और एनर्जी मैंने बता दी है, ठीक है। इट इज अ वायलेशन ऑफ अबव रूल, यहाँ पे अगर तुम्हारी भाषा में लिखना चाहो तो लिख लेना, बिकॉज एनर्जी ऑफ 4f इज ग्रेटर देन, सही है ना 5d, 4f की एनर्जी ज्यादा होती है 5d से, और उसके साथ ऐसे लिख लेना तो तुमको समझ में आएगा क्यों एनर्जी क्यों ज्यादा होती है, उसका रीजन एग्जैक्ट ये रहा, बट वहां डायरेक्टली लिख दिया है मैंने। कोई डाउट तो नहीं उसमें किसी को, ठीक है। मेटलिक पोर्शन लिखवा दूं, अब 4-5 लाइन है, फटाफट खत्म करते हैं डी और एफ, कोशिश करूंगा फंडे तक हो जाए। हाँ 5d की एनर्जी ज्यादा है, लोअर एन है, तो क्यों ज्यादा है, अच्छा वो एरो उल्टा लगाया ऐसा,
यार रटा हुआ नहीं है बट समझ गया ना। ठीक है, 5D की एनर्जी ज्यादा है, ये लिखा है यहाँ पे यार। क्या एक्टिनम में भी ये चीज आ जाएगी, बट जो पॉइंट लिखा है वो लिखा था ना, सारे तो नहीं लिखूंगा, मतलब जब भी आएगा तो तुम खुद से समझ जाना कि हाँ देख लेना ऐसा। लेंथेनम एक्टिनम दोनों में वो चीज हो रही है, लेकिन लास्ट वाली लाइन की चीजें गिनी नहीं जाती क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी में चली जाती है ऑलमोस्ट पूरी लाइन, तो उसकी कोई भी चीज अपन कंसिडर नहीं करते हैं। ये जो लिखे हैं इनकी चीजें मानी जाती है। ये समझ गया ना। ये क्या लिखा है, एनर्जी लिखा है ये ना। तो एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, 5D की ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है सभी को। चलो मेटलिक वाला पोर्शन लिखवा के खत्म करता हूँ बेटा, उसका फोटो लेके मिटा दो, मतलब फोटो ले लो मैं मिटा देता हूँ। ब्लॉक का डी ब्लॉक में अपन ने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया और बेसिक जो भी डी ब्लॉक के बारे में अपने को पता होना चाहिए उतना पढ़ लिया है। ठीक है, जो इसका पहला पॉइंट आता है डी ब्लॉक का जहां से पढ़ना स्टार्ट होंगे वो है मेटेलिक नेचर। पहला पढ़ लिया अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। सेकंड क्या है, मेटेलिक नेचर। ठीक है, मेटेलिक नेचर दो चीजों से डिफाइन होगा, मेटेलिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक नेचर किन दो चीजों से डिफाइन होगा, यहाँ पे ले लो। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड और सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड। देखो जो भी है, ठीक है, एफ ब्लॉक के मेटल होते हैं तो वो तो मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं ना वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। डी ब्लॉक के मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं अच्छी खासी। ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड में अभी पढ़ा के आ ही चुका हूं तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में कि जब उसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जैसे करंट आया उसको एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन बाहर जंप हो गया, यहाँ पे कर्नल बना, ये कर्नल उस जो इलेक्ट्रॉन जंप हुआ उसको खींच रहा है। ठीक है, तो इस बॉन्डिंग को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो जितने ज्यादा मान लो इसके पास आउटर मोस्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उतने ज्यादा जंप करेंगे करंट के आने पे, उतने ज्यादा कर्नल बनेंगे और उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वापस खींचेगा। तो जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका मेटेलिक बॉन्ड उतना अच्छा, क्योंकि पेयर्ड वाले थोड़ी ना जंप होंगे। समझ में आई ये चीजें। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो क्रोमियम का एग्जांपल है, तो क्रोमियम में एस में भी एक है और डी में भी सारे अनपेयर्ड है ना, 1 2 3 4 और 5, तो कितने टोटल 6 अनपेयर्ड है। तो जैसे करंट आएगा 6 के 6 जंप कर जाते हैं और 6 जैसे जंप किए 6 कर्नल बनेंगे एटम में। ये 6 कर्नल इन 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो क्या बना, हाँ कर्नल्स। आप आए थे लास्ट लेक्चर में, नहीं? हाँ ना, हाँ ना, ठीक है, हाँ, तो कर्नल्स बने, ये कर्नल्स उन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो ये हुआ मेटेलिक बॉन्ड। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे जो भी अनपेयर्ड होंगे, मेटेलिक बॉन्ड उतना अच्छा। ठीक है, फिर सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड, जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे सामने वाले से उतने ही ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे ना। पेयर्ड वाले क्यों बॉन्ड बनाएंगे, ये समझ में आता है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते। तो जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो उतने अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड भी बनाएगा। और मेटेलिक बॉन्ड अपन ने एस ब्लॉक के लिए वीक बोला था और डी ब्लॉक के लिए स्ट्रॉन्ग बोला था, वो इसीलिए बोला था कि एस में 2 ही जंप कर पाते हैं, तो मैक्सिमम 2 कर्नल क्रिएट होंगे, तो उनका मेटेलिक वीक होता है। यहाँ पे 6 कर्नल बनेंगे, तो 6 कर्नल 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो मेटेलिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब पढ़ते जाते हैं। और बेसिक मेटल की प्रॉपर्टी अपने को पता है कि कंडक्टिविटी अच्छी है, करंट को पास करता है। ठीक है, तो ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी सारे मेटल्स कंडक्ट करते हैं, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेटेलिक नेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज लोअर देन एस ब्लॉक। ठीक है, मेटेलिक नेचर, अच्छा देखो मेटेलिक बॉन्ड की बात कर रहा है वो, मेटेलिक नेचर। ठीक है, तो मेटेलिक नेचर एस ब्लॉक का वीक था ना और डी ब्लॉक का स्ट्रॉन्ग था बताया। ठीक है, तो मेटेलिक नेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज लोअर। मेटेलिक नेचर और मेटेलिक बॉन्ड अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मेटेलिक नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। कोई भी मेटेलिक नेचर कब शो करता है, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटल। ठीक है, तो मेटेलिक नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। तो एस ब्लॉक वालों की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी तो अच्छी होती है ना, क्योंकि सबसे इधर बड़ा साइज होता है, फिर साइज ऐसे घटते जाता है, कम होते जाता है। तो डी ब्लॉक में और कम, पी ब्लॉक में और कम हो जाता है साइज। ठीक है, तो इसका साइज सबसे बड़ा है, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है।
तो मेटलिक नेचर उतना अच्छा, ठीक है। फिर जितना बड़ा साइज, आयनाइजेशन उतनी कम ना, आयनाइजेशन एनर्जी, तो कम आयनाइजेशन एनर्जी और साइज बड़ा, तो ये चीज बेस्ट मेटलिक नेचर में आएगी, ठीक है। और एस ब्लॉक के पास ये दोनों प्रॉपर्टी है, डी ब्लॉक के पास ये प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो मेटलिक नेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कैसा होता है? कम होता है, ठीक है, लोअर होता है एस ब्लॉक से। क्यों? क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, समझ में आया ना? एस ब्लॉक का साइज सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा 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 छोटा। फिर हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी क्यों? क्योंकि छोटा साइज रहेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है और साइज स्मॉल होता है, इसीलिए इनका मेटलिक नेचर वीक होता है डी ब्लॉक वालों का। और यही चीज एस ब्लॉक में अपोजिट होती है, तो उनका मेटलिक नेचर बहुत अच्छा होता है। इसीलिए बोलते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बेस्ट मेटलिक नेचर कौन शो करता है? फर्स्ट ए ग्रुप, क्लियर है। और सबसे बेस्ट नॉन मेटलिक कौन शो करता है? सबसे लास्ट ये फ्लोरीन वाली फैमिली, स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है। देखो अगला, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई एटॉमिक नंबर देन एस ब्लॉक एलिमेंट। एटॉमिक नंबर इधर से इधर बढ़ता है, वही पॉइंट लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है एस ब्लॉक वालों से, क्लियर है। क्यों लिखा है पता नहीं। डी ब्लॉक एलिमेंट हैव लेसर साइज, डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज छोटा होता है कंपेयर्ड टू इधर से इधर, ठीक है। सो कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और मेटलिक नेचर कम, मतलब मेटलिक नेचर ना वही वाला, ठीक है। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू n-1 डी सबशेल। क्यों लिखे हैं ये? चलो समझ में आया वो सारा, ठीक है। इधर ये है अपने काम के पॉइंट्स। मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो कभी क्वेश्चन आता है जो कि पहले सॉलिड स्टेट चैप्टर था तो आता था, ठीक है, और वो क्वेश्चन डी एंड एफ से आता था, तो अभी फिर भी लिख लो, मैं बताता हूँ कि अधिकतर जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, देखो कोई भी जो आयन या कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है तो उसका एक शेप होता है फिक्स, ठीक है। वो शेप को डिफाइन करने के लिए सॉलिड स्ट्रक्चर पढ़ते थे कि एटम कहाँ कहाँ लगे होंगे, ठीक है, सेंटर में एक होगा, बाहर कितने होंगे, बाहर कितने होंगे, सेंटर में एक, दीवार पे कितने होंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो सीसीपी लिखा है इसका मतलब है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। एचसीपी लिखा है उसका मतलब है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, समझ गए। तो अभी क्या होते हैं भूल जाओ, कोई मतलब नहीं समझने का उसको, ठीक है। हेक्सागोन एक ऊपर बनता है एक नीचे, मधुमक्खी का छत्ता देखा ना, बस उसी शेप में वो अरेंज रहता है। हेक्सागोन के 6 कोने होते हैं, तो 6 पे एक एटम ऊपर लगे हैं, 6 पे एक एटम नीचे लगे रहते हैं, 3 या ऊपर लगते हैं उसके सेंटर में, 3 या बीच में लगते हैं, ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो जितने भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहते हैं इनका अरेंजमेंट, जैसे मान लो मैंने आयरन का टुकड़ा ले लिया, लोहे का टुकड़ा, तो उसमें लोहे के एटम कैसे अरेंज्ड हैं एक दूसरे के साथ, वो सीसीपी या एचसीपी में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इस शेप में, ठीक है। या तो हेक्सागोन के शेप में रहते हैं या क्यूब के फॉर्म में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लियर है, ठीक है। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ये चौथी लाइन है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और चौथी लाइन पांचवी लाइन को कॉपी करती है, तो उसके डी में 5 हो जाते हैं और एफ में 1, तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड चौथी लाइन के पास है, क्योंकि पांचवी के पास भी नहीं, पांचवी के तो एस के पेयर्ड है, और उसके आगे आगे फिर पेयर्ड होना शुरू हो जाते हैं। और तो सबसे मैक्सिमम अनपेयर्ड किसके पास है? क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, क्योंकि ये तीनों लाइन से आते हैं ना, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, और चौथे नंबर पे आते हैं ये इसमें, ठीक है। तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो सबसे अच्छा मेटलिक बॉन्ड शो करेगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर शो करेगा, एंड देयरफॉर दीज आर वेरी हार्ड मेटल। अब देखो जितने ज्यादा बॉन्ड बने वो मेटल उतना स्ट्रांग होगा ना, ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा हार्ड मेटल होते हैं। इसलिए बताया भी था कि टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत हार्ड होगा ना मेटल, इसके बॉन्ड्स को तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती होगी, ठीक है। देयरफॉर दीज आर वेरी हार्ड मेटल्स एंड हैव मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखो ये चीज क्या होती है, शॉर्ट में समझ लो, एक एटम ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसा ऐसे 9 बना दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आपस में सबसे जुड़े हैं ना, साइड वालों से, ऊपर वालों से, साइड वालों से, ऊपर वालों से। 3D में होगा तो इधर इधर सब दूर से जुड़ा है। तो एक एटम पूरे सॉलिड स्ट्रक्चर में जितने भी बॉन्ड से जुड़ा है, उस सॉलिड स्ट्रक्चर से उस एटम को अलग करना, मतलब उसके सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है किसी एटम का, लोहे का टुकड़ा ले लिया मैंने, उस लोहे के टुकड़े में आयरन ऊपर वाले से भी जुड़ा होगा, इधर से जुड़ा, इधर से जुड़ा, साइड से जुड़ा, इधर से जुड़ा, तो मेरे को एक सिंगल आयरन के एटम को निकाल के साइड में करना, इस पूरे कंपाउंड या ब्लॉक से एक आयरन का एटम निकालना है। तो उस आयरन के एटम को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि उठा के निकाल दिया, उसके जितने बॉन्ड जुड़े होंगे आसपास वो सब तोड़ने पड़ेंगे मेरे को, तभी वो आयरन का एटम निकलेगा।
तो उसी चीज को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कोई भी कंपाउंड का एटम निकालने में जितनी एनर्जी लग रही है, एटमाइजेशन की एनर्जी, ठीक है। तो जिसके जितने ज्यादा बॉन्ड रहेंगे, मान लो इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड है तो उसने सबसे ज्यादा बॉन्ड बना रखे ना आपस, तो मान लो मेरे को अगर क्रोमियम का कोई एटम निकालना है तो मेरे को 6 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके मैं क्रोमियम निकाल पाऊंगा। तो उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होगा ना, ठीक है। वेरी हार्ड मेटल एंड हैव मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन द रेस्पेक्टिव पीरियड्स। पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा जिसके पास अनपेयर्ड, उसके आसपास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो उसको पूरे कंपाउंड से निकालना बहुत मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा हार्ड मेटल होते हैं, ठीक है, हार्ड मेटल और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? लास्ट तक क्लियर, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड एंड अनफिल्ड, या तो अनपेयर्ड होगा या अनफिल्ड डी ऑर्बिटल फेवर्स कोवेलेंट बॉन्डिंग। देखो अनपेयर्ड मतलब समझ गए, ये अनफिल्ड मतलब समझे खाली डब्बा, यह है, ठीक है। अब इसमें वो जो लिखते हैं ना K4FeCN6, इसमें जब तुम पढ़ोगे आगे तो समझ जाओगे कि ये ऐसा रहता है और 3 डब्बे खाली है, ऐसा कुछ रहता है। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, देख लेना। आयरन का कितना +2 आएगा, +2 कर दिया उसने तो कितने होते हैं यार, 2 निकल गए। फिर ये इधर पेड़ था तो ये आ जाएगा यहाँ, ये रहता है बेटा, ये आयरन +2 का रहेगा इस स्ट्रक्चर के लिए। ये पहले बता चुका हूँ कि आयरन के ऊपर +2 चार्ज आएगा, उसके एफ के मैंने दोनों निकाल दिए, ठीक है। अब डी में नॉर्मल बचे थे लेकिन फाइनाइट स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सबको धक्का दे देता है। ये नॉर्मली ऐसा होता है ना बेटा, 6 होते हैं नॉर्मली, 1 2 3 4 5 6 होते हैं और एफ के 2 होते हैं। तो आयरन +2 में एफ के दोनों निकाल दिए तो वो डब्बा तो खाली हो गया, ठीक है। अब इसमें से जब फाइनाइट आता है तो वो क्या करता है, इसको उठा के यहाँ रख देता है, इसको उठा के यहाँ रख देता है, तो पूरे डब्बा खाली हो गया ना। तो अभी कितने, डी के 2 डब्बे खाली है और एफ का 1 डब्बा खाली है। मेरे पास फाइनाइट कितने, 6 है ना, तो D2 1 S और आगे P के 3 खाली होंगे अगले वाली लाइन के, तो इसलिए इसका आता है D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो आता है। तो खाली डब्बे भी पार्ट लेते हैं, हाफ फिल्ड भी पार्ट लेते हैं बॉन्डिंग में। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देते हैं सारे इनको। ये जो आयरन बनता है इसके बाद जो फाइनाइट रहता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 6 फाइनाइट आते हैं। हाँ कितने, पी के तो कहाँ, ये डी है, ये एस है, पी तो अगला होगा, ठीक है। तो D2sp3 और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जा रहे हैं ना आयरन को, आयरन के पास खाली डब्बे। तो पॉइंट ये बोल रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और खाली डब्बों में भी कोऑर्डिनेट से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ, ज्यादा तेज तो नहीं हो रही स्पीड, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड एंड अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स फेवर्स द कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें कोवेलेंट वाली होगी एग्जैक्ट, इसमें कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट, इसीलिए उसने सीधा कोवेलेंट वर्ड लिख दिया। क्लियर है सभी को लास्ट तक? चलो क्या कर रहे हो बेटा लास्ट वाले, सो रहे हो क्या? इधर जिंक कैडमियम मरकरी लास्ट लाइन, ठीक है। जिंक कैडमियम मरकरी में डी के फुलफिल्ड है और एफ के भी फुलफिल्ड होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो एफ के रिमूव करता है ना, Zn+2 कैडमियम +2 मरकरी +2, डी के कभी रिमूव नहीं करता। तो कितना बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट से किसी ने दिया भी तो 1 डंडा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा से ज्यादा 2 बॉन्ड बन पाएंगे, 3 बनेंगे। मरकरी के HgCl2 देखा था ना, तो 2 ही बन पाएंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाओगे उनमें, क्योंकि डी के नहीं है, ठीक है। तो जो पेयर्ड हैं वो तो कभी बॉन्ड नहीं बना रहे ना, तो सबसे कम बॉन्डिंग इनमें होगी, तो सबसे कम ये वीक मेटल होंगे ना ये। और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन ये मेटल ऐसे होंगे जो सॉफ्ट इन नेचर होंगे। क्लियर है? तो जिंक कैडमियम मरकरी आर सॉफ्टर इन नेचर एंड दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल। ज्यादा से ज्यादा Zn+2 कैडमियम +2 मरकरी +2 भी करोगे तो एस का ही डब्बा खाली होगा, डी के तो भरे रहेंगे। तो बॉन्डिंग सिर्फ वो एफ का एक ही डब्बा कर पाएगा, तो एक बॉन्ड तो वीक होगा ना, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर इन नेचर होते। कौन? ये। तो ये पॉइंट याद रखना है। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन हार्ड मेटल होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। क्यों होते हैं, दोनों का रीजन समझ गए। फाइनली तुमको मेटलिक नेचर में एक ही चीज याद रखनी है, अनपेयर्ड पेयर्ड। फिर जब आगे पढ़ोगे ना कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट या उधर,
तो वहां पे एक चीज आएगी मैग्नेटिक नेचर वाला और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मोमेंट वाली चीज वहां आती है, तो वो मैग्नेटिक है या मेटेलिक है, अलग अलग चीजें, तो उसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन आया था इसीलिए, ठीक है। क्लियर है सभी को है? चलो, तो अपन ने क्या पढ़ लिया, डी और एफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, बेसिक के सारे पॉइंट कवर्ड है। मेटलिक नेचर से, हाँ मेटलिक नेचर से इससे ज्यादा पॉइंट्स नहीं आएंगे तुम लोगों को। क्लियर है? जितने लिखा है मोर देन सफिशिएंट है। फिर ऐसे करके सारे टॉपिक धीरे धीरे करके पढ़ के जल्दी से जल्दी डी एंड एफ खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।